नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे भोपाल राजधानी की एक नदी है छोटी सी कलियासोत। उसकी कुल मिलाकर जो लंबाई की बात करें हम, वो 36 किलोमीटर की है। लेकिन 36 किलोमीटर की इस कलियासोत की नदी ने सरकार और एनजीटी के बीच में 36 का आंकड़ा पैदा कर दिया है। उसकी वजह ये कि कलियासोत भोपाल से निकलने वाली एक ऐसी नदी है जो बेतवा नदी से मिलती है, और बेतवा नदी यमुना नदी से मिलती है, और यमुना नदी प्रयागराज में जाकर त्रिवेणी संगम, जहां गंगा सरस्वती के साथ जाकर मिलती है। तो इसलिए इसे कहा जाता है कि ये केवल कलियासोत 36 किलोमीटर की नदी नहीं है, इसका सफ़र जाके खत्म होता है गंगा जी में। इसलिए इसे गंगा की सहायक नदी बनाता है। अगर कलियासोत प्रदूषित है तो फिर गंगा भी इससे प्रदूषित होगी, बेतवा भी होगी और यमुना भी होगी। आज हम इस पर इसलिए बात करेंगे क्योंकि एक बड़ा फैसला एनजीटी ने कलियासोत के पक्ष में दिया है, पर्यावरण के पक्ष में दिया है, और उसके चलते करीब 500 ऐसी बिल्डिंगें हैं, बहुमंजिल इमारतें हैं जो कलियासोत के किनारे भोपाल राजधानी में बनी हैं, उसको तोड़ने के निर्देश एनजीटी ने दिए। इसमें यह कह सकते हैं कि कलियासोत नदी बच जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ सबसे खास बात यह कि शहर की सुंदरता भी बच जाएगी। तो एनजीटी के लिए कलियासोत अगर कोई प्राणी होती तो वो जरूर आज एनजीटी को धन्यवाद दे रही होती। तो भोपाल शहर और IND24 भी एनजीटी को धन्यवाद देता है, आभार प्रकट करता है। हालांकि अदालत के सामने ना तो आभार प्रकट करने की ज़रूरत है और ना असंतोष जताने की ज़रूरत है, क्योंकि अदालतें न्याय करती है और न्याय का ना तो खुशफहमी होती है और ना उससे दुख होता है। लेकिन हम फिर भी इस मर्यादा को तोड़ते हुए एनजीटी को धन्यवाद करते हैं कि उसने कलियासोत नदी को बचाने के लिए कठोर निर्देश दिए। 31 दिसंबर तक, इस साल के आखिर तक, कलियासोत के किनारे जो आवास बने हैं उनको तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। 33 मीटर के भीतर जो भी आवास होंगे, जो बिल्डिंग होगी, वो तोड़ी जाएंगी। दूसरा पक्ष ये कि जिनके आवास टूटेंगे उनकी अपनी तकलीफ है, सरकार उसका निराकरण करेगी। बिल्डर जिन्होंने ये घर बनाए थे वो कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन अभी हम इस लड़ाई को लड़ने वाले जो एक हीरो हैं उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर सुभाष सी पांडे जी हमारे साथ हैं। वो जल विज्ञान के जानकार हैं, पर्यावरणविद हैं, स्टूडियो में मौजूद है चर्चा करने के लिए। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी। राठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरी चर्चा में जो बात निकल कर आई है वो ये है कि एनजीटी ने अपने इस पूरे फैसले में मध्य प्रदेश सरकार को भी जमकर डांट लगाई है। उसका पूरा विस्तार से विवरण देंगे सुभाष सी पांडे जी। सुभाष जी, पहले इस पूरे मामले में आपकी राय, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राघवेंद्र जी, मैंने ये याचिका जो कलियासोत रिवर है उसको क्लीनिंग, कंजर्वेशन और ब्यूटिफिकेशन के लिए ये याचिका मैंने मई 2014 में लगाया था, और उसके बाद से करीब 20 अगस्त 2014 को इसका जजमेंट आया जी। और जजमेंट का कंप्लायंस ही तब से लगातार चल रहा, और 9 साल हो गए। 9 साल के अंदर ऐसे बहुत सारे अवसर आए जिसमें ऐसा लगा कि अब इस पर कोई काम नहीं हो पाएगा, या फिर ऐसा लग रहा था कि नदी जो है नहीं बच पाएगी। और एक समय तो ऐसा हो गया कि जब जजमेंट आने के बाद करीब करीब 40% और इंक्रोचमेंट बढ़ गया, और जब इंक्रोचमेंट बढ़ गया तब ये घबराहट और बढ़ गई कि ये तो नदी जो है, मैंने ऐसा लग रहा कोई पाप कर दिया, क्योंकि नदी को बचाने की जो बात थी वो तो कहीं एक तरफ रह गई, इंक्रोचमेंट और बढ़ गया। लोगों को लगने लगा कि ये सर्टिफिकेशन मिल गया इनको जी एनजीटी से, और इसीलिए ये स्थिति बनी। और ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब आप एनजीटी में कोई केस लगाते हैं तो आपको उसकी सिग्निफिकेंस बताना पड़ता है। आपको ये बताना पड़ता है कि वास्तव में इस नदी जो है उसकी उपादेयता क्या है। जी। देखिए, आज भी पूरे देश में, सारे भारतवर्ष में कोई भी अर्बन रिवर होना बहुत बड़े फक्र की बात है। किसी शहर में 25 लाख की आबादी में यदि कोई अर्बन रिवर है, शहरी नदी है, तो शहरी नाले को बचाना मुश्किल है, शहरी नदी को बचाना कितना कठिन है। फिर ये 36 किलोमीटर की नदी, शहर तो नदियों को नाले में तब्दील करते हैं, फिर नाले गटर में तब्दील करते हैं। शहरों का तो ये दुर्गुण है। हाँ। तो एक जो है स्टॉर्म वाटर की जो रिवर थी वो सीवेज वाटर की गटर बन गई, और इसीलिए इस पर लगातार कब्जा होते ऐसी स्थिति आ गई कि हम लोग अपने ऊपर कोफ्त होने लगा कि हमने याचिका लगाई और उसके बाद लगा के चले गए। 9 साल से हम कंप्लायंस देख रहे हैं, और बहुत बार इसमें ऐसा हुआ कि मुझे मारने के लिए इनकम टैक्स की रेड मेरे पास हो चुकी। मैंने अपनी नौकरी, मेरी नौकरी मैंने छोड़ दी थी वॉलंटियरली, मेरी वाइफ की नौकरी जानी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी इसका कोई हल नहीं निकल रहा था। एक बड़ी इस पूरे भोपाल के लिए और हमारे पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा एक फॉर्चुनेट बात यह है कि
एनजीटी में अभी नए जो जजेस आए हैं उन्होंने मेरी बातों को समझा और मैंने जो एग्जीक्यूशन पिटीशन लगाई थी नए सिरे से कि कंप्लायंस नहीं हो रहा आपका ऑर्डर का, उस पर उन्होंने एक ऐतिहासिक आदेश दिया कि नहीं, आपको आगामी 31 दिसंबर तक सबको तोड़ना है, आइडेंटिफिकेशन डिमार्केशन के बाद सभी को तोड़ना है और उसके बाद नदी को वापस वैसे ही बनाना है जैसे ये पहले काल में थी। बिल्कुल। राठी जी, दरअसल सारा मामला इस बात का नहीं है कि सुभाष सिंह पांडे जी इस मामले को लेकर एनजीटी पे गए। इसकी कहानी शुरू हो सकती है नगर निगम भोपाल से। जब नदी किनारे बिल्डर मकान बना रहे थे, मकान तान रहे थे, तो फिर नगर निगम का इंस्पेक्टर, नजूल का अधिकारी, ये सब क्या कर रहे थे, फिर तहसीलदार, फिर सिटी प्लानर, फिर उसके बाद हम कलेक्टर की बात भी करें तो ये क्या कर रहे थे। लेकिन आप जो खबरें हमारे पास है वो ये कि इन सब लोगों ने न्यायालय के सामने भी झूठ बोलने की हिमाकत की है। इसे हम दुस्साहस कह सकते हैं कि अगर प्रशासन कोई बात कहता तो लोग उसको सच मानते हैं, लेकिन प्रशासन अदालत के सामने अगर झूठ बोलेगा तो फिर तो ये एक बड़ा गंभीर अपराध है। तो इस पूरे मामले में जो खबरें हैं वो ये कि प्रशासन ने एनजीटी के सामने ये कहा कि ये कलियासोत नदी ने रास्ता बदल लिया है। अगर रास्ता बदलती है नदी तो फिर अधिकारी और बिल्डर बच सकते हैं, ये बचाव का एक तरीका है। लेकिन एनजीटी में सुभाष सिंह पांडे जी और खुद जो जजेस हैं उन्होंने जब ये माना कि ये काले पत्थर की नदी है और काले पत्थर की नदी रास्ता नहीं बदलती है, तो ये उनका सफ़ेद झूठ साबित हुआ। तो मुझे लगता है कि प्रशासन ने एक तो गलती की नदी की हत्या करने की, दूसरी गलती की झूठ बोलने की और गुमराह करने की, और तीसरी गलती की ये झूठ और गुमराह करने की कोशिश अदालत के सामने हुई है। इसका मतलब कि वहाँ ये साबित हो गया है कि प्रशासन ने झूठ बोला, गुमराह किया। तो एक किस्म से ये अपराध है और नया मुकदमा इस पर बनता है। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और जैसा पांडे जी ने बताया कि 2014 में ही ऑर्डर हो गए थे, तो 2014 के बाद तत्काल सरकार को अगर नहीं तोड़ा या कोई अन्य कारणों से विचार विमर्श रहा तो सुप्रीम कोर्ट भी जाना था। सुप्रीम कोर्ट कभी सरकार नहीं गई। इसके अलावा वहाँ रजिस्ट्री पे रोक लगा देते कि जिससे आम आदमी वहाँ फ्लैट ना खरीदे, क्योंकि बहुत से फ्लैट उस समय बचे होंगे जी। तो लोगों ने वो भी नहीं किया। तो सरकार कहीं ना कहीं एनजीटी के आदेश को बहुत गंभीरता से नहीं लिया और बिल्डर लॉबी इतनी हावी रही कि मुझे लगता है सरकार कहीं ना कहीं उसमें आगे पीछे से सरकार की मिली भगत हम कह लें या अधिकारियों की मिली भगत कह लें तो वो रहा। तो इसलिए आप जो बात कर रहे हैं कि वो तो कोर्ट में भी जब झूठ बोल सकते हैं तो सभी जगह हो सकता है। तो वो नदी की भी जैसे हम बात करें तो वो अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। नदी का चिन्हांकन पहले से है, यही नहीं दसियों जगह होता है। ये नदी पे डैम बना तो इसकी पूरी स्टडी हुई है। नदी पे जब रेलवे का पुल बना तो रेलवे का पुल भी स्टडी में है। नदी में कलियासोत का ब्रिज बना तो वो भी स्टडी में है। तो सबको मालूम है कि नदी कितनी चौड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं परमिशन देने की दिनांक से लेके आज तक सब जगह हेरा फेरी का ही माहौल रहा। इससे एंड यूजर जो अंत में जिसने फ्लैट खरीदा वो सबसे ज्यादा परेशान है। अब सरकार को चाहिए कि कम से कम उन सभी बिल्डर्स को जिनने वहां फ्लैट बनाया उनकी बाकी कॉलोनी की जांच हो, वो ब्लैकलिस्टेड हो, जिससे एक कम से कम कुछ तो बेनिफिट मिले कि आगे ऐसे काम ना हो। वो अधिकारी उस समय के दंडित हों जिनने अनुमतियां दी है। तो इतने काम तो सरकार को पहले करना चाहिए। इसके लिए कोई बहुत बड़ी जांच और मौका वो करने की जरूरत ही नहीं है। ये कर दें तो लोगों को मुझे लगता है आधे से ज्यादा लोग संतुष्ट होंगे। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि जिस पर हमारा फोकस है वो ये कि प्रशासन को ये मानते हैं लोग कि सच बोल रहा है और प्रशासन का झूठ साबित करने के लिए अब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। उसने अदालत के सामने खुद झूठ बोला और अदालत ने इसको संज्ञान में लेकर ये कहा कि काले पत्थर की नदियां रास्ता नहीं बदलती है। तो मुझे लगता है कि प्रशासन पर एक और मुकदमा चलने की जरूरत है। अगर इस पूरे मसले में जो भी लोग देख रहे हैं, पांडे जी देख रहे हैं, दूसरी एनजीओ संस्थाएं देख रही हैं, वो जरूर इस पर संज्ञान लेकर इस मामले की गंभीरता को समझकर अदालत के सामने ये बताया कि गलत बयानी हुई है और झूठ बोला गया है। पांडे जी, आपकी राय कि ये मामला 31 दिसंबर तक उन मकानों को, उन फ्लैट्स को तोड़ने का है जो उसके किनारे बने हुए, लेकिन ये लड़ाई लंबी है। जी हाँ। अभी जो पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। हाँ। सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या उनको रेमेडी देता है, बचाता है, छोड़ता है, ये अलग बात है। लेकिन अगर ये टूटते भी हैं तो टूटने के बाद जिनके घर टूटेंगे उनको भी पुनर्वास की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक मुझे लगता है कि बर के छतन्ने में पत्थर मारने जैसा जोखिम था जो आपने किया, लेकिन अब इसके बहुत सारे रिफरकेशन आएंगे
उस पर आपकी राय कि किस ढंग से आप इस पूरे मामले के बारे में सोचते हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया। जैसे कमल भाई ने भी कहा कि ये जो पूरा मामला है वो किसी एक बिल्डर भर का नहीं है, पूरे नेक्सस का काम था। और ये नेक्सस में जो है नेता हैं उसमें शामिल हैं, जो अधिकारी हैं सीधे तौर पर शामिल हैं, जिन्होंने पैसे लेके सब गड़बड़ की हैं, और बिल्डर हैं जिन्होंने सारे जो परमिशंस हैं उसको मैनिपुलेट किया, लैंड को जो उन्होंने भरवाया, भरने के बाद उन्होंने काम किया। तो ये पूरा नेक्सस काम कर रहा है। मैं यहाँ स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जो स्थानीय जो शासन है 2015 से आज तक, इन राजनीतिज्ञों का भी इसमें इतना ही हाथ है जितना हम किसी अधिकारी की बात करते हैं या दूसरे इंक्रोचर्स की बात करते हैं। मुझे बहुत ठीक से ज्ञात है कि जब मैं इसका कंप्लायंस के लिए लगातार प्रयास कर रहा था 2014 के आदेश के बाद, तो राघवेंद्र जी मैं बताऊं आपको कि 2015 में यहाँ पर चुनाव थे, स्थानीय चुनाव थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्टेज पर आकर ये कहते हैं कि मेरे रहते कोई माई का लाल आपको नहीं तोड़ेगा, आप प्लीज़ वोट दीजिए, वोट का बायकॉट मत करिए। यदि उस समय माननीय मुख्यमंत्री ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया होता तो हो सकता है थोड़ा बहुत वोट कम मिलते, लेकिन उसका दुष्परिणाम ये हुआ, करीब 40% अतिक्रमण और बढ़ गया। लोगों के लगा कि जब मुख्यमंत्री ही ऐसा कह रहे हैं तो इसके बाद अब टूटने की कोई बात नहीं है। और आज एक एक आदमी उसमें से परेशान है, और जो गारंटी लेने वाले लोग हैं वो सब गायब हैं, और जनता जो है वो कुछ लोग हार्ट के कार्डियक पर अरेस्ट हो गया है, कुछ लोग परेशान है, रात भर लोग ज्वारा हैं, जबकि एक्चुअल जो कल्प्रिट हैं वो अभी भी खुले हैं और उनके ऊपर किसी का निगाह नहीं जा रही। मैं एक छोटी सी बात आपको कहूँगा, जो आपने इस बात को रेस की है वो मेरे दिमाग में अभी तक नहीं आई थी, इसीलिए आपके प्रति साधुवाद देते हुए मैं एक बात कहूँगा कि चूँकि एफिडेविट देने के बाद इन सरकारी नुमाइंदों ने कोर्ट के सामने ये कहा है कि नदी रास्ता बदल गई है, नदी ने अपना रास्ता कोर्स बदल दिया, रिवर हैज़ चेंज इट्स कोर्स। तो उन्होंने कहा अपना रास्ता बदल दिया है, और इसीलिए अब जहाँ पर वर्तमान में नदी है वहीं पर नदी और उसके ग्रीन बेल्ट को विकसित कर दिया जाए। यही पर्यावरण के हित में और यही वो कह रहे हैं सामाजिक हित में होगा, लोगों के हित में होगा। लेकिन उन्होंने ना केवल मेरी बात को, जो एनजीटी के जो एक्सपर्ट मेंबर है, ना केवल मेरी बात को माना, बल्कि उन्होंने काउंटर प्रश्न किया कि ऐसा कभी होता ही नहीं है, ब्लैक बेसाल्ट में जो है कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा होता है तो जैसे बार बार कमल भाई कहा करते हैं, मेरे को बताते हैं कि यहाँ पर 6 ब्रिज हैं जी, एक भी ब्रिज नहीं, रेलवे का ब्रिज 1950 से है। तो राघवेंद्र जी 1950 का रेलवे का ब्रिज नहीं बदला, जो हाईवे का ब्रिज है वो नहीं बदला, तो फिर नदी ने रास्ता कैसे बदल लिया? तो ये एक बहुत बड़ा इनका तर्क था, और इसीलिए मैं इनके खिलाफ, ये आपकी सलाह को मानते हुए इनके खिलाफ मैं अलग से परजरी का केस दायर करूंगा, क्योंकि ये तो लिखित में एफिडेविट के साथ इन नुमाइंदों ने झूठ बोला और जनता को और हम लोगों को गुमराह किया। बिल्कुल राठी जी, दरअसल ये मामला अकेला कलियासोत का नहीं है। भोपाल तो झीलों के लिए जाना जाता है, नदियों के लिए जाना जाता है, इसमें कोई शक नहीं। जो भोपाल की बड़ी झील है उसके किनारे भी जो इंक्रोचमेंट हुआ है उसमें भी जो सरकार की या जो पर्यावरण की गाइडलाइंस को तोड़ा गया है। इसके अलावा भोपाल की झीलें ऐसी है कि जहाँ दर्जनों नर्सिंग होम बन गए हैं, और वो झीलें जिसको हम कहते हैं कि भोपाल की शान हुआ करती थी और भोपाल के पानी को फिल्टर करती थी। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इस बात की चिंता करने की ज़रूरत है कि बड़ी झील को बचाने के लिए भी इस तरह के कदम, मुझे लगता है कि ये जो फैसला एनजीटी का आया है ये अपने आप में बहुत बड़ी नज़ीर बनेगा। और एनजीटी के फैसले को देखकर भोपाल की बड़ी झील के किनारे जो इंक्रोचमेंट है, जो भोपाल की छोटी छोटी सी झीलें हैं जहाँ नर्सिंग होम अस्पताल बन गए हैं, उस पर भी कार्रवाई की ज़रूरत है। ये मुझे लगता है कि मामला लंबा जाएगा और इसमें कई बिल्डर्स जो हैं और जो अतिक्रमण करने वाले, उनकी मुझे लगता है कि खिंचाई या उनकी खाल खींचेगी। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल। अब बड़ी झील की जब बात करें तो प्राइवेट के साथ सरकार भी उतनी ही दोषी है, क्योंकि सरकार का भी बहुत अतिक्रमण है। अभी हाल ही में इसी एनजीटी ने 1 करोड़ रुपए की पेनाल्टी के साथ में वहां पर भी एक तोड़वाया है, जो अतिक्रमण को तोड़ा, जो नगर निगम कर रहा था। ऐसी आप बात करेंगे तो जहां तक हमारी जानकारी में है कि सिद्दीक हसन खां, जहां तालाब की बात कर रहे हैं, उसमें भी अभी एक भवन टूटा है, वो माननीय हाईकोर्ट के आदेश से टूटा। इसके अलावा एनजीटी ने, जहां तक मेरी जानकारी है, 1132 करोड़ रुपए की पेनाल्टी किया है जी। तो अभी वो ऑर्डर आया नहीं है, फिगर इसलिए मैं कंफर्म भाई जो सुनाई देना और एक बार हो सकता है, लेकिन 1132 करोड़ का सिद्दीक हसन खां पे शासन पे लगाया है। तो यहाँ शासन कहीं ना कहीं एनजीटी में अभी तक के अपने तारीखें बढ़वा के फाइनल फैसलों से बच रही थी, और इस वक्त की जो एनजीटी की बेंच है वो फैसले देने में बहुत अच्छी आगे है, अग्रसर है। अपने एक फैसले में उन्होंने एक आदेश में लिखा है कि एनजीटी का काम या कोर्ट का काम तारीख बढ़ाना नहीं होता,
क्योंकि पिक्चर हम देखते हैं कि तारीख पे तारीख, तो एनजीटी का काम तारीख बढ़ाना नहीं है और सरकार के अधिकारियों का काम ये नहीं है कि वो तारीखें बढ़वाएं। हम न्याय के लिए बैठे हैं और हमें न्याय करना है और जल्द से जल्द न्याय करना है, वरना पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ये उनने अपने एक ऑर्डर में किया है, अभी के हाल के ऑर्डर में। तो मैं उसी हिसाब से आपसे कह रहा हूं कि अभी बहुत से फैसले आने हैं, बहुत से केस पेंडिंग है, मध्य प्रदेश ही नहीं राजस्थान के भी हैं। शिप्रा नदी पे भी आज मैं अखबारों में पढ़ रहा था कि उसमें भी बेंच ने बहुत सारे कमेटी बनाई है। तो मुझे लगता है ऐसी अगर बेंच रहे और बनी रहे तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की नदियां पुनः जीवित हो जाएंगी। नर्मदा नदी माई पे भी शायद एक कोई फैसला आया है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। नर्मदा जी को तो राठी जी जीवित नदी का दर्जा सरकार ने दिया है। अगर वहाँ कोई भी अवैध खनन होता है, नर्मदा जी के साथ कोई भी गड़बड़ी होती तो वो तो 302 के मुकदमे तक की उसमें बात है। लेकिन इसमें दुर्भाग्य ये कि अभी तक जब से उनको जीवित नदी का दर्जा दिया गया, किसी भी एनजीओ या किसी ने भी या प्रशासन ने, सरकार ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है, जबकि वहाँ रेत का खनन हमेशा की तरह जारी है। नहीं सर, शिप्रा का जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो उन्होंने सरकार की रिपोर्ट को नहीं माना, दिल्ली के वकीलों की कमेटी बनाई और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज उसकी जांच करेगी। अखबार की खबर है ये जी। तो वैसी सब जगह है और पांडे जी काफी और बेहतर बता पाएंगे। ये दुर्भाग्यजनक है कि सरकार की रिपोर्ट को खारिज करते हुए या उसको दरकिनार करके उन्होंने एक्सपर्ट की कमेटी बनाई है जो उसकी जांच करेगी। चाहे शिप्रा नदी की बात हो, नर्मदा जी की बात हो, कलिया सोत की बात हो, भोपाल की झीलों की, बड़ी झील की बात हो, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो पांडे जी की जो एक तरह से जो याचिका है, जो केस है, उसमें कलिया सोत का जो फैसला वो नजीर बन गया है और उसके चलते कई नदियों के, कई तालाबों के बचने की संभावनाएं बढ़ गई है। अलग बात है कि उसके किनारे जो घर बने हैं वो टूटेंगे, वो संकट है। लेकिन अगर घर टूटने से तालाब बचते हैं, नदियां बचती हैं, तो मुझे लगता है कि वो कम घाटे का सौदा है। अगर घर बचते हैं और नदियां तालाब खत्म होते तो ये अगली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा नुकसान का सौदा है। पांडे जी। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया उम्दा बात आपने कही साहब। यदि हमारा जीवन, यदि जल, जंगल, जमीन और वायु, यदि हमारे जो आधारभूत जो चीज़ें हमारे जीवन के लिए यदि वही नहीं बचेंगे तो हमारे जीवन बच के क्या करेगा। यदि हवा के अंदर कंटामिनेशन बढ़ रहा है, धीरे धीरे पार्टिकुलेट मैटर संख्या बढ़ रही है, तो दिल्ली में तो ये बात उठ जाती है क्योंकि वहाँ पर सारी दुनिया के देशों के जो दूतावास हैं, इसीलिए वहाँ कोई आदमी खांसता है तो वो दूतावासों में चली जाती है और यूएस में और अमेरिका में और सब जगह चली जाती है। लेकिन हमारे यहाँ जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको देखने वाला कोई नहीं। ऐसे ही नर्मदा, जो यमुना खराब है तो यमुना खराब है, सब लोग देख रहे हैं कि गंगा यमुना खराब है क्योंकि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग है या प्रिंसिपल बेंच एनजीटी की मॉनिटरिंग है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाला नहीं था। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम देखने वालों को मैं आह्वान करता हूँ कि आप लोग आइए और हमारे साथ मिल करके मध्य प्रदेश की तमाम नदियों को बचाने के लिए हमारा साथ दीजिए। मैंने एक याचिका भी नर्मदा नदी को बचाने के लिए अलग से लगाई है कि नर्मदा नदी में जो क्रूज चलाए जा रहे हैं उस क्रूज के चलाने से नर्मदा नदी खत्म हो जाएगी और आने वाले नर्मदा नदी का जो भविष्य है वो 50 साल से अधिक नहीं है। मैं पूरी गंभीरता से और साइंटिफिक जो हाइड्रोलॉजिकल जो वो है उसके आधार पर फोरकास्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो सैंड माइनिंग है वो पूरा लील जा रही नदी को और आने वाले समय में नर्मदा सीजनल रिवर हो जाएगी, पेरिनियल रिवर नहीं बचेगी। केवल पूरे मध्य प्रदेश में एक ही नदी है जो नदी सालाना बहती है। अब वो नदी बहुत जल्दी आप देखिए आने वाले समय में सीजनल नदी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर क्रूज चलाने हैं तो फिर माइनिंग जो हो रही, जो एक तरह से उत्खनन हो रहा, उस पर आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। हालांकि कुछ कुतर्क ऐसे आते हैं राठी जी कि सरकार में बैठे लोग हंसी मजाक में ये भी कहते हैं कि हम तो सरकार का अरबों खरबों रुपये बचा रहे हैं, क्योंकि नदी में जब रेत आती है तो रेत अगर भर जाएगी तो फिर पानी बहुत कम रहेगा उसमें, तो उसको खाली करने के लिए बहुत ठेके देने पड़ेंगे, टेंडर देने पड़ेंगे। तो हम बिना पैसे खर्च किए नर्मदा जी से या नदियों से रेत को खाली कर रहे हैं और इससे हम बड़ा पैसा सरकार का बचा रहे हैं। तो ये कुतर्क भी है, परिहास में लोग कह सकते हैं, लेकिन ये नदियों के साथ अन्याय है। राठी जी। सर, उसमें रेत खनन की आप बात कर रहे हैं तो उसमें भी साइंटिफिक स्टडी के आधार पे होती है, ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी खोद ले। तो हर चीज का एक साइंटिफिक वैल्यूएशन है जी। और मेरे को लगता है कि मध्य प्रदेश में हमारे पास आईआईटी खड़गपुर की भोपाल में उसकी ब्रांच है जो हाइड्रोलॉजी पे स्टडी करती है, तो सरकार को उनका साथ लेना चाहिए हर चीज के। और एक चीज या पांडे जी की याचिका, जो 2-3 याचिकाएं और भी हैं, उनमें फैसले आने के बाद एक बड़ा अच्छा कल एक पहल हुई कि डिस्ट्रिक्ट वेटलैंड अथॉरिटी, जिसका सूचना के अधिकार में उन्होंने जानकारी दी थी पिछले बार कि हमारे पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन कल उसकी पहली बैठक हुई और भोपाल जिले में 125 वेटलैंड उन्होंने चिन्हित कर लिए, नहीं तो उनके पास था ही नहीं जानकारी में। और भोपाल में 19, अब भोपाल में 19 है तो क्या करना है,
उनके 33 मीटर पे सब मुनारे लगानी। तो वही एक दो तीन ऑर्डर जो आए हैं उससे पूरा प्रशासन ऐसा चुस्त दिख रहा है, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि वहां रजिस्ट्रियों पे रोक लग जाए और वहां जो कम से कम जो कच्चा निर्माण और जो तात्कालिक हटाए जाने वाली चीजें हैं वो सब तत्काल हट जाए, बिल्कुल, तो बहुत सी राहत मिलेगी। जो मकान है उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। पांडे जी, बागड़ी खेत खा रही है। हाँ, जिन संस्थानों को नदियों को बचाने का जिम्मा है, जी हाँ, जिन संस्थानों को तालाब बचाने का जिम्मा है, जिनका पर्यावरण का जिम्मा है, वही इसको खाने में लगे हैं। चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो खनिज विभाग हो या और दूसरी संस्थाएं हों। लेकिन हमारा कहना है कि सिर्फ भोपाल में 4-5 लोग ही क्यों होते हैं पर्यावरण की रक्षा के लिए, चाहे वो कमल राठी की बात करें, राशिद नूर की बात करें या पांडे जी आप अकेले, इसमें तो दर्जनों लोग होने चाहिए ताकि लड़ने के लिए आपको आह्वान करने की जरूरत ना पड़े। मुझे लगता है कि भोपाल मध्य प्रदेश में एक शहर है इंदौर, उसके बारे में कहा जाता था कि अगर उस शहर इंदौर में शहर के प्रति इतना लगाव था कि वहाँ के मशहूर राजवाड़े से अगर कोई प्रशासन एक ईंट भी हटाता था तो पूरा इंदौर शहर वहाँ इकट्ठा होता था। इसलिए किसी भी अधिकारी की मजाल नहीं थी कि वो इंदौर के साथ कोई दुर्व्यवहार या बदतमीजी कर सके। लेकिन भोपाल शहर में अभी ऐसे लोगों की कमी है। यहाँ की झील के साथ लोग सौतेलापन करते हैं, यहाँ की झील को बर्बाद करते हैं। कलिया सोत नदी के किनारे कॉलोनियाँ बन जाती है, हाई राइज बिल्डिंग बन जाती है, लेकिन इसको बचाने के लिए कोई नहीं आता, बल्कि उल्टी बातें करते हैं, उल्टे कुतर करते हैं। इसलिए मैं पांडे जी को भी और एनजीटी को भी धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने इस तरह की याचिकाओं पर जल्दी से फैसला करना शुरू किया और सरकार को डांट लगाना भी शुरू किया। और मुझे लगता है कि ये नज़ीर बनेगी और आने वाले दिनों में प्रशासन इस मामले में जागेगा। आपकी आखिरी में बहुत छोटी सी राय। मेरा तो यही कहना है साहब कि जैसा आपने कहा भोपाल राजधानी है, हमें को उम्मीद करना चाहिए कि यहाँ पर बहुत लोग जुड़ेंगे और ये बात को समझेंगे कि ये नदी को बचाना समाज को बचाना नहीं है, देश के लिए नहीं है। आप अपने आप को ही बचाना चाहते हैं, अपनी अस्मिता या अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं, तो उसे नदी को बचाना जरूरी होगा। ये जो मूर्ख लोग हैं कहते हैं कि जो रेत है वो रेत हम निकाल रहे हैं, दरअसल रेत ही नदी का जीवन है। रेत के बिना जो एक्वाटिक एनिमल है उनकी लाइफ नहीं है और बिना एक्वाटिक एनिमल के नदी नहीं बचेगी। बिल्कुल, मैं कह सकता हूं कि नदियों को बचाने के लिए हम सिर्फ अपने को नहीं बचा रहे हैं, हम अपनी अगली पीढ़ियों के लिए पानी का इंतजाम कर रहे हैं, उनके लिए ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे हैं। अगर पेड़ नहीं बचेंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, नदियाँ नहीं बचेंगी तो फिर पानी कैसे पियेंगे। आप एक दिन अगर राठी जी पानी नहीं आता है तो मोहल्लों में हाहाकार मच जाता है। अगर नदियाँ खत्म हो जाएगी तो अटल बिहारी वाजपेयी और पुराने कई नेताओं ने कहा है कि अगला जो विशुद्ध होगा वो पानी को लेकर होगा। तो ये संकट पहले से लोग इसका अंदाज लगा रहे हैं, लेकिन इस अंदाज के बाद भी अगर सरकारें, राजनेता और एनजीओज या स्वयंसेवी संस्थान नहीं जागेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब जो अनुमान है उसके पहले संकट सामने खड़ा होगा। आपकी 1-2 वाक्यों में अंतिम राय। नहीं, बिल्कुल मैं चाहूंगा कि एनजीटी के माननीय एनजीटी के आदेश के बाद इस नदी की अलग अलग जगह कुछ दीवारें बना के पानी रोका जाए, स्टॉप डैम्स बना के, बिल्कुल, बाजू में पूरा ग्रीन बेल्ट रहे, लोग घूमने जाएं, लोगों को ऑक्सीजन भी मिले। ठीक, और जो बेचारे जो फ्लैट मालिक हैं उनके लिए भी सरकार को बिल्कुल वैकल्पिक व्यवस्था कहीं ना कहीं उनका इंतजाम करें। तो कुल मिलाकर हमारी चिंता थी कि कलिया सोत के आसपास इमारतें कैसे खड़ी हुई, लेकिन उसके साथ हमने भोपाल की झीलों की चिंता भी की है और इस बात की भी चिंता की है कि इस लड़ाई में शहर के लोग आगे आएंगे। मैं दोनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, राठी जी आपका भी और पांडे जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।